हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं द मिस्ट्री नाइट बुक के चैप्टर 4 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक और एग को उन हेज नाइट को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि एग ने झील के उस पार जंगल में उनकी जलती हुई आग को देखा और फिर वो अपने घोड़ों को अपने पीछे पीछे ले जाते हुए उनकी ओर चल पड़े। एग ने डंक का हेलमेट अपनी बाहों के नीचे दबा रखा था और उसमें रखा पानी उसके हर एक कदम पर छलक रहा था। सूरज पश्चिम में पूरी तरह से डूब गया था और यह एक लाल याद बनकर रह गया। डंक और एग जल्द ही पेड़ों के बीच में से रास्ता बनाते हुए उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां पर पहले कभी वेयरवुड पेड़ों का जंगल हुआ करता था। वहां पर अब केवल वेयरवुड पेड़ों के कटे हुए तनों का एक घेरा और पीली पड़ चुकी जड़ों का जाल ही बचा था, जो उस समय की गवाही दे रहा था जब वेस्टरोस पर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट का राज हुआ करता था। उन वेयरवुड के कटे हुए तनों के बीच में उन्होंने दो आदमियों को आग के पास बैठा हुआ देखा, जो एक दूसरे को शराब की थैली पकड़ा रहे थे। तो वहीं पर एक छोटा आदमी उन दोनों आदमियों से थोड़ी ही दूर पर चेस्टनट के पेड़ से पीठ टिकाकर बैठा था। तो डंक ने खुश होकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। हथियारबंद लोगों को इस तरह से अचानक से चौंका देना कभी भी समझदारी भरा नहीं होता। फिर डंक आगे कहता है, मेरा नाम है सर डंकन द टॉल और यह लड़का एग मेरा स्क्वायर है, और क्या हम आपकी आग को साझा कर सकते हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसकी मूंछें लाल थी, उसने उन दोनों का स्वागत किया और कहा, सर डंकन, आप वाकई काफी लंबे हैं और यहाँ पर आपका स्वागत है, और आपके स्क्वायर का भी। एग, यही नाम था ना उसका। यह कैसा नाम है भला। तब एग कहता है, यह छोटा नाम है। और एग जानता था कि यह जाहिर करना ठीक नहीं है कि एग दरअसल एगोन का छोटा नाम है, खासकर उन लोगों के सामने जिन्हें वह नहीं जानता। तब वह लाल मूंछों वाला आदमी कहता है, वाकई में, और तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। तब डंक मन में सोचता है, रूट वर्म, उसे बताओ लड़के कि वो रूट वर्म थे और उसी ने उनके बालों की ऐसी हालत की है। यह कहानी सबसे सुरक्षित थी जो कि अक्सर वो लोगों को सुनाया करते थे, लेकिन एग के मन में तो कोई और ही बचकानी शरारत सूझी। और फिर एग कहता है, मैंने उसे मुंडवा लिया सर, और मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं नाइट नहीं बन जाता तब तक मैं अपने सिर को मुंडवा कर रखूंगा। अब उस आदमी ने कहा, यह एक नेक कसम है और मैं हूँ सर काइल द कैट ऑफ मिस्टी मूर से, और उस चेस्टनट के पेड़ के नीचे सर ग्लेंडल बॉल बैठे हैं और आपके सामने नेक सर मिराल्ड पलम है। और जैसे ही एग ने पलम का नाम सुना तो एग के कान खड़े हो गए। और फिर एग कहता है, पलम, क्या आप लॉर्ड विसेरिस पलम के रिश्तेदार हैं। और एग की इस बात को सर मेनार्ड पलम ने कबूल किया और कहा, हाँ, पर दूर के रिश्तेदार। मेनार्ड एक सुनहरे बालों वाला, एक लंबा, पतला और झुके हुए कंधों वाला व्यक्ति था। और फिर मेनार्ड आगे कहते हैं, हालांकि मुझे शक है कि लॉर्ड इसे स्वीकार करेंगे, और कोई भी कह सकता है कि विसेरिस पलम मीठे खानदान से है और मैं खट्टे में से हूँ। मेनार्ड पलम का चोगा उसके नाम जैसा ही बैंगनी था, हालांकि वह किनारों से फटा हुआ था और उसका रंग भी उड़ चुका था। उसके कंधों पर मुर्गी के अंडे जितना एक मूनस्टोन ब्रोंच लगा हुआ था और उसने भूरे रंग के खुरदरे और दागदार चमड़े का कपड़ा पहना हुआ था। फिर डंक कहता है, हमारे पास साल्टी बीफ है। तो फिर सर काइल कहते हैं, सर मेनार्ड के पास सेब का बैग है और मेरे पास अचार वाले अंडे और प्याज है। तो चलो इन सबको मिलाकर आज की दावत का लुत्फ उठाया जाए। और फिर सर काइल आगे कहते हैं, आइए सर, आपके आराम के लिए हमारे पास इन तनों से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। हम सुबह तक यहीं पर रहेंगे, और अगर मेरा अंदाजा गलत ना हो तो सिर्फ एक ही फेरी वाला है और उसकी नाव इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो हम सबको एक साथ उस पार ले जाएगा। वह लॉर्ड और उनके काफिले को पहले पार करवाएगा। और फिर डंक ने एग से कहा, उन घोड़ों को बांधने में मेरी मदद करो। और फिर उन दोनों ने मिलकर थंडर, रेन और मिस्टर की सेडल उतारी और उन दोनों घोड़ों को खाना पीना खिलाकर उनके पैर बांध दिए। फिर सर मेनार्ड
मेनार्ड ने डंक को वाइन की बोतल दी और तब सर काइल कहते हैं खट्टी वाइन कुछ भी ना होने से तो बेहतर है। फिर डंक उनका धन्यवाद करता है। तब सर काइल कहते हैं हम व्हाइट वॉल में पहुंचकर इससे भी बढ़िया शराब पियेंगे। और कहा जाता है कि लॉर्ड बटरवेल के पास उत्तर के आर्बर की सबसे बेहतरीन वाइन है। लॉर्ड बटरवेल एक समय में हैंड ऑफ द किंग हुआ करते थे और उनसे पहले उनके दादा भी हैंड ऑफ द किंग थे। और कहा जाता है कि वह एक नेक आदमी थे और बहुत अमीर भी। और फिर मेनार्ड पलम कहते हैं उनकी सारी दौलत उनकी गायों से आती है और उन्हें अपने सीजल चिन्ह में गायों का एक सूजा हुआ थन चुनना चाहिए था। इन बटरवेल की नसों में गायों का दूध बह रहा है और हाउस फ्रे भी इनसे ज्यादा बेहतर नहीं है। यह शादी मवेशी चोरों और टूल वसूलने वालों के बीच में है। सिक्के खनकाने वाले दो हाउस आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। जब ब्लैक फायर रिबेलियन हुआ था तो तब लॉर्ड ऑफ काउज बटरवेल ने अपने एक बेटे को डेमन ब्लैकफायर के पास तो अपने दूसरे बेटे को डेरोन के पास भेजा था ताकि जिस किसी की भी जीत हो एक बटरवेल हमेशा जीतने वालों की तरफ होता। और बटरवेल के दोनों बेटे रेड ग्रास की बैटल में मारे गए और सबसे छोटा बेटा ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस में मर गया। इसलिए बटरवेल अपनी नई शादी कर रहा है और अगर वह एक नई पत्नी उसे बेटा नहीं देगी तो लॉर्ड बटरवेल का नाम और उसका वंश उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। और फिर सर ग्लेंडन बॉल एक पत्थर से अपनी तलवार को धार देते हुए कहते हैं ऐसा होना भी चाहिए। द वॉरियर डरपोक लोगों से नफरत करता है। ग्लेंडन बॉल के इस नफरत और तिरस्कार भरी आवाज ने डंक को उसकी ओर ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। सर ग्लेंडन बॉल ने काफी अच्छे किस्म के कपड़े पहने हुए थे लेकिन वो बहुत पुराने और बेमेल थे और उसके लोहे के हेलमेट के नीचे गहरे भूरे बालों के गुच्छे निकले हुए थे। वह हाइट में छोटा और दिखने में फैटी था और उसकी आंखें छोटी थी और उसके आईब्रोज बसंत में भीगे हुए कैटरपिलर की तरह झबरी थी और वह दिखने में जवान था, लगभग 16 साल का या शायद 18 साल से ज्यादा नहीं। अगर सर काइल उसे सर कहकर ना पुकारते तो शायद डंक उसे स्क्वायर समझ लेता। उस लड़के की गालों पर मूंछों की जगह पर पिंपल निकले हुए थे। और फिर डंक सर ग्लेंडन से पूछते हैं कि तुम कब नाइट बने। तब सर ग्लेंडन कहते हैं काफी समय से, इस बार के चांद बदलने पर लगभग आधा साल हो जाएगा और मुझे टम्बलर फॉल्स के सर मॉर्गन ने नाइट बनाया था और 2 दर्जन लोगों ने उसे देखा था और मैं जन्म से ही नाइटहुड की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैंने चलना सीखने से पहले ही घुड़सवारी सीख ली थी और मैंने अपने दूध के दांत टूटने से पहले ही मैंने एक जवान आदमी के दांत तोड़ दिए थे और मेरा इरादा व्हाइट वॉल्स में अपना नाम कमाना है और ड्रैगन के अंडे पर कब्जा करने का है। तब डंक कहता है ड्रैगन का अंडा क्या वाकई विजेता का इनाम है? सच में आखिरी ड्रैगन आधी सदी पहले ही मर गया था। हालांकि सर आर्लेन ने एक बार अंडों का झुंड देखा था और सर आर्लेन ने मुझे बताया था कि वे पत्थर की तरह सख्त होते हैं लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत। और फिर डंक कहता है लॉर्ड बटरवेल के पास में वह ड्रैगन का अंडा कहाँ से आया? तब सर मेनार्ड कहते हैं कि जब राजा एगोन द अनवर्दी अपने पुराने किले में एक रात रुकने के लिए आया तो वह अंडा बटरवेल के दादा को उपहार के रूप में दिया। तब डंक पूछता है क्या यह किसी बहादुरी और वीरता का इनाम था? और फिर सर काइल धीरे से हंसते हैं और कहते हैं और कुछ लोग इसे ऐसा कह सकते हैं और यह माना जाता है कि जब एगोन द अनवर्दी वहां गए थे तब उस बुढ़े लॉर्ड बटरवेल की 3 जवान कुंवारी और खूबसूरत बेटियां थी और सुबह होने तक इन तीनों के छोटे छोटे पेट में शाही नाजायज बच्चे पल रहे थे। बस यह एक रात का जोश भरा काम था और यह ड्रैगन का अंडा बटरवेल का हो गया। डंक ने पहले भी ऐसी बातें सुनी थी। एगोन द अनवर्दी के बारे में कहा जाता है कि वह राज्य के आधे से ज्यादा कुंवारी लड़कियों के साथ उसने रातें बिताई है और उन सबको उनसे नाजायज संतानें पैदा हुई। और इससे तो बुरा तब हुआ जब बूढ़े राजा ने अपने मृत्युशैया पर उन सभी नाजायज बेटों को लेजिटिमाइज कर दिया, चाहे वो शराब खाने की लड़कियां हो, चाहे वो वेश्याएं और चाहे वो चरवाहों की लड़कियों से पैदा हुए साधारण और नीच बच्चे, या चाहे फिर वो ग्रेट बास्टर्ड जिनकी माएं उच्च घराने की थी। फिर डंक कहता है अगर ये कहानियां आधी भी सच होती तो हम सब राजा एगोन द अनवर्दी के ही नाजायज बेटे होते। और फिर सर मेनार्ड ने हंसी मजाक करते हुए कहा और कौन कह सकता है कि हम नाजायज संतानें नहीं हैं। और फिर सर काइल कहते हैं सर डंकन आपको भी हमारे साथ व्हाइट वॉल चलना चाहिए। आपका कद यकीनन किसी लॉर्ड का ध्यान खींच लेगा और आपको वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल सकती है और मुझे
पता है मुझे तो नौकरी मिल ही जाएगी। बीटर ब्रिज के लॉर्ड जोफ्री कैसवेल भी शादी में आएंगे और जब वह 3 साल के थे तब मैंने उनके लिए एक पहली तलवार बनाई थी और मैंने वह तलवार चीड़ की लकड़ी को उसके हाथ के नाप जितनी बनाई थी और मेरी जवानी के दिनों में मेरी तलवार उसके पिता के प्रति वफादार थी। और फिर सर मेनार्ड ने हंसी मजाक करते हुए कहा, क्या वह तलवार भी चीड़ की लकड़ी की बनी हुई थी? और इस बात पर सर काइल जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं और फिर सर काइल कहते हैं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वह तलवार अच्छे स्टील की बनी हुई थी। मुझे सेंटोर की सेवा में एक बार फिर इसे चलाने में बहुत खुशी होगी। और फिर सर काइल आगे कहते हैं, सर डंकन, तुम इस मुकाबले में हिस्सा ना भी लो लेकिन शादी की दावत के लिए हमारे साथ चलो। वहाँ पर गायक, संगीतकार, बाजीगर और कलाबाज होंगे और साथ में ही मजेदार बोनों की एक कॉमेडी मंडली भी होगी। तब डंक कहता है, मुझे और एक को एक लंबा सफर तय करना है और हम उत्तर के विंटरफेल की तरफ जा रहे हैं और सुना है कि लॉर्ड बेरोन स्टार्क अपनी समुद्री सीमाओं से समुद्री लुटेरों क्रैकन्स को हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए तलवारबाज योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तब सर मेनार्ड कहते हैं, वहाँ मेरे लिए बहुत ठंड है। अगर तुम समुद्री लुटेरों क्रैकन्स को मारना चाहते हो तो आप पश्चिम में जाओ। वहाँ पर लेनिस्टर उन समुद्री लुटेरों पर हमला करने के लिए जहाज बना रहे हैं। डेगन ग्रेजॉय को खत्म करने का एकमात्र यही तरीका है और उससे जमीन पर लड़ना बेकार है। वह वापस समुद्र में चला जाता है, उसे पानी पर ही हराना होगा। और यह बात डंक को सच लग रही थी, लेकिन डंक को समुद्र में उन समुद्री लुटेरों क्रैकन से लड़ने का विचार कुछ खास पसंद नहीं आया। डंक को इसका स्वाद व्हाइट लेडी जहाज पर मिला था जब वह जहाज डॉर्न से ओल्ड टाउन की तरफ जा रहा था। तब डंक को कुछ हमलावरों को पीछे हटाने के लिए जहाज के क्रू मेंबर की मदद के लिए अपना कवच पहनना पड़ा। यह लड़ाई बहुत भयानक और खूनी थी और एक बार तो डंक लगभग पानी में ही गिर गया। अगर ऐसा होता तो वह उसका अंत होता। और फिर काइल कहते हैं, आयरन थ्रोन को स्टार्क और लेनिस्टर से सबक लेना चाहिए। कम से कम वो लड़ते तो हैं और टारगेरियन वो क्या करते हैं। किंग एरिस अपनी किताबों में छुपा रहता है तो वहीं प्रिंस रायगल रेडकीप के गलियारों में नंगा पुंगा होकर घूमता रहता है और वहीं पर प्रिंस मेकार समर हॉल में चिंता में डूबे हुए बैठे रहते हैं। तब एग एक लकड़ी को जलती हुई आग से हिला रहा था जिससे चिंगारियां रात के अंधेरे में ऊपर उड़ रही थी। यह देखकर डंक काफी खुश हो जाता है कि अब एग अपने पिता मेकार का नाम सुनने के बाद में उसे अनसुना कर दिया और डंक मन में सोचने लगता है कि आखिरकार एग ने अपनी जुबान पर काबू पाना और संभालना सीख लिया है। और फिर सर काइल अपनी बात को आगे जारी रखते हुए आगे कहते हैं, मैं तो सारा दोष उस ब्लड रेवन को देता हूँ। वह हैंड ऑफ द किंग है फिर भी वह कुछ नहीं करता, जबकि समुद्री लुटेरे क्रैकन्स ने समुद्र के पश्चिम में आग, आतंक और दहशत फैला रखी है। सर मेनार्ड ने कहा, लॉर्ड ब्लड रेवन की नजरें तो टायरोस पर टिकी हुई है, जहाँ पर बीटर स्टील देश निकाला के बाद में वहाँ पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर डेमन ब्लैकफायर के बेटों के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है। इसलिए उसने राजा के जहाजों को अपने पास रखा है ताकि बीटर स्टील और उसकी सेना समुद्र पार करने की कोशिश ना कर सके। तब सर काइल कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग बीटर स्टील की वापसी का स्वागत करेंगे। ब्लड रेवन ही हमारी सभी परेशानियों की जड़ है। वह सफेद और पीला कीड़ा है जो राज्य के दिल को कुतर रहा है। और तभी डंक को वह स्टोनी सेप्ट का कुबड़ा सेप्टन याद आया जिसकी गर्दन स्टोनी सेप्ट में काट कर टांग दी गई थी। और फिर डंक आगे कहता है, ऐसी बातें करना किसी इंसान की गर्दन कटवा सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम देशद्रोह की बातें कर रहे हो। तब सर काइल ने पूछा, सच बोलना देशद्रोह कैसे हो सकता है? राजा डेरोन के समय में आदमी को अपनी बातें कहने से डर नहीं लगता था, लेकिन अब ब्लड रेवन ने किंग एरिस को आयरन थ्रोन पर बिठाया। लेकिन कितने समय के लिए और कब तक? किंग एरिस कमजोर है और जब वह मरेगा तो लॉर्ड ब्लड रेवन और प्रिंस मेकार के बीच में आयरन थ्रोन के लिए एक खूनी जंग होगी, हैंड ऑफ द किंग और उसके वारिस के बीच में। तब सर मेनार्ड बीच में टोकते हुए कहता है, मेरे दोस्त, तुम प्रिंस रेगल को भूल रहे हो और किंग एरिस के बाद में उसका नंबर आता है, मेकार का नहीं, और फिर उसके बाद में उनके बच्चों का। फिर काइल कहते हैं, प्रिंस रेगल तो मंदबुद्धि है लेकिन मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन वह आदमी जीते जी मरा हुआ है और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी। हालांकि यह देखना होगा कि वो कैसे मरते हैं, मेकार की गदा से या फिर ब्लड रेवन के जादू से। और तभी डंक की फटके हाथ में आ जाती है और वह मन में सोचता है, 7 गॉड हमें बचाना। जब एग ने अचानक से एक तीखी और ऊंची आवाज में जोर से बोला कि राजकुमार मेकार,
राजकुमार रहगल के भाई है और राजकुमार मेकार उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वह राजकुमार रहगल को और उसके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।